नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे प्राचीन भारतीय ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, अगस्त्य संहिता। और इसके जो रचयिता माने जाते हैं महर्षि अगस्त्य। तो हमारे पास जो जानकारी है वो अगस्त्य संहिता के कुछ काफी चर्चित अंशों से है, जो ऋषि और इस संहिता के बारे में बताते हैं। कोशिश ये रहेगी कि महर्षि अगस्त्य और उनकी संहिता में जो ज्ञान है, खासकर वो बातें जो थोड़ी अवैज्ञानिक सी लगती हैं, उनको समझा जाए। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। महर्षि अगस्त्य देखिए, भारतीय परंपरा में एक बहुत बड़ा नाम है। सप्तर्षियों में गिने जाते हैं, वशिष्ठ ऋषि के भाई कहे जाते हैं, कहीं कहीं राजा दशरथ के राजगुरु भी। वेदों पुराणों सब में जिक्र है उनका। और ये जो अगस्त्य संहिता है, असल में तो ये एक उपदेश है जो उन्होंने सुतीक्ष्ण नाम के शिष्य को दिया था। मोक्ष के बारे में, रामोपासना के बारे में। इसमें मंत्र हैं, हवन की विधियां हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका आज के विज्ञान से जुड़ता हुआ दिखता है। और यहीं से ये मामला और रोचक हो जाता है। हाँ, और इसी में जो सबसे चौंकाने वाली बात मुझे लगी, वो थी बिजली बनाने का सूत्र। हाँ, कई जगह इसका जिक्र है। क्या वाकई किसी पुराने ग्रंथ में ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, ये दावा दरअसल अगस्त्य संहिता के एक खास श्लोक पे टिका है। श्लोक कुछ ऐसा है, मैं पढ़ता हूँ। संस्थाप्य मृण्मय पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयत छिकी ग्रीवेण चारदा भी काष्ठा 500 भी दस्तालोष्टो निधात्व्य पारदा छादितस ततः संयोगात जायते तेजो मित्रावरुण संगीतम। अब देखिए, इसकी जो व्याख्या की जाती है वो ये है कि एक मिट्टी का बर्तन लो, उसमें तांबे की प्लेट रखो साफ करके, फिर उसे शिखी ग्रीवा कॉपर सल्फेट, नीला थोथा और गीली लकड़ी के बुरादे से ढक दो। फिर ऊपर पारा यानी मर्क्यूरी से ढका हुआ जस्ता जिंक रखो, और जब इनके तारों को जोड़ते हैं तो मित्रावरुण शक्ति नाम की ऊर्जा पैदा होती है। मित्रावरुण शक्ति? हाँ। बिजली नाम भी बड़ा अलग है। मित्रा और वरुण तो देवता है वैदिक। हाँ। क्या इसका कोई मतलब बताया गया है? स्रोत सीधे तौर पे नहीं बताते, पर हाँ, मित्रा और वरुण वैदिक देवता हैं। आप कह सकते हैं कि वो ऊर्जा के दो पहलुओं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या दिन रात का प्रतिनिधित्व करते हों। शायद ये नाम उसी समय की ऊर्जा की समझ दिखाता हो। लेकिन श्लोक में जो चीजें बताई हैं, मिट्टी का बर्तन, तांबा, जिंक, कॉपर सल्फेट, ये तो एकदम आज की जो वेट सेल बैटरी होती है ना, उसके सिद्धांत जैसा है। हाँ, ये तो बिल्कुल वही लग रहा है। तांबा, जस्ता, इलेक्ट्रोलाइट। कमाल है। क्या किसी ने इसे बनाकर देखा है? सिर्फ लिखाई है या टेस्ट भी हुआ? जी, स्रोतों के मुताबिक 90 के दशक में 1990s में नागपुर में स्वदेशी विज्ञान संशोधन संस्था के कुछ लोगों ने, इंजीनियर्स और विद्वानों ने इस श्लोक के हिसाब से सेल बनाया था। और उनका दावा था कि उससे करीब 1.138 वोल्ट्स और 23 मिली एम्पियर का करंट पैदा हुआ। तो उनके लिए तो ये एक तरह का सबूत था कि हाँ, ये काम करता है। अच्छा, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल करने का भी दावा है। तो अगर बिजली बनाने की बात है तो फिर उसके इस्तेमाल का भी कुछ जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। सिर्फ बिजली बनाना नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे हम कहते हैं, बिजली से एक धातु पर दूसरी की परत चढ़ाना, उसका भी वर्णन है। कृत्रिम स्वर्ण रजत लेप या सत्कृति नाम से बताया गया है कि तांबे वगैरह पर सोने चांदी की परत चढ़ाई जा सकती थी इस तरीके से। और शायद इसी वजह से अगस्त्य को कुंभोद्भव यानी घड़े या बैटरी से जन्मा भी कहा गया है, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। अच्छा, तो ये कुंभोद्भव नाम बैटरी से जुड़ा हो सकता है। और वो पानी को तोड़ने वाली बात भी थी शायद, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना। जी, जलभंग कहा गया उसे। प्रक्रिया ये बताई गई है कि अगर ऐसे 100 कुंभों की शक्ति पानी पर लगाई जाए तो पानी अपने मूल तत्वों में टूट जाता है। हाइड्रोजन जिसे उदान वायु कहा है और ऑक्सीजन जिसे प्राण वायु कहा है। तो आज का इलेक्ट्रोलिसिस ही हुआ एक तरह से। 100 सेल, ये तो काफी बड़ा सेटअप लगता है। अच्छा, और ये जो हाइड्रोजन है, उदान वायु, इसका क्या उपयोग बताया? कहीं विमान वगैरह से तो नहीं जोड़ा? हाँ, जोड़ा है। दिलचस्प बात यही है कि एक सूत्र का जिक्र आता है कि वायु बंधक वस्त्र, ऐसा कपड़ा जो हवा को रोक सके, उसमें अगर ये हाइड्रोजन यानी उदान वायु भर दी जाए तो उससे आकाश में उड़ा जा सकता है। और कपड़े के लिए रेशम को सही बताया है, शायद हल्का और मजबूत होने की वजह से। ये तो बिल्कुल हाइड्रोजन बलून या हॉट एयर बलून वाला सिद्धांत हो गया। बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पानी से गैसें निकालना, फिर उससे उड़ने की बात, ये सब एक ही संहिता में है। तो बहुत आश्चर्यजनक। और भी कुछ है ऐसा तकनीकी सा? एक और चीज का जिक्र है,
कई पतले तारों को मिलाकर मजबूत केबल या रज्जू कैसे बनाते थे। उसकी पूरी विधि है कि कैसे 9 तारों से सूत्र, फिर 9 सूत्रों से गुण, 9 गुणों से पाश, पाशों से रश्मि और रश्मियों से रज्जू बनती थी। ये भी एक तरह की इंजीनियरिंग ही हुई। तो कुल मिला के देखें तो अगस्त्य संहिता जो है तो मूल रूप से एक आध्यात्मिक ग्रंथ, उसमें ये सब तकनीकी बातें मिलना इस सवाल तो खड़े करता है, क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक भाषा है, मतलब प्रतीकात्मक है, या वाकई उस समय विज्ञान इतना आगे था? बिल्कुल, और यही वो बड़ा सवाल है जिसपे अलग अलग मत हैं, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि प्राचीन भारत का ज्ञान कितना फैला हुआ था। हाँ, और ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है कि अगर वाकई ये ज्ञान था, ऐसा तकनीकी ज्ञान इन ग्रंथों में था, तो वो समय के साथ कैसे, क्यों गायब हो गया, या उसे हम आज ठीक से समझ क्यों नहीं पा रहे हैं?